जय हिंद। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य से महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं और ये जो करेंगे खान सर के पॉकेट जीके बुक से, क्योंकि अभी हम लोग खान सर का जो ये पॉकेट जीके बुक है इसी को हम लोग अभी कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हर किताब का होता है द एंड। तो जब तक इसे हम लोग द एंड ना कर लें इसे छोड़ने वाले नहीं हैं। और ये सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पहले जो हम आज देखेंगे, यहाँ से मौर्य वंश की उत्पत्ति और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान लेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, मौर्य वंश की जानकारी ब्राह्मण साहित्य के अनुसार किस वर्ण से संबंधित है? ऑप्शन ए क्षत्रिय, बी वैश्य, सी शूद्र और डी है ब्राह्मण। तो सही आंसर ऑप्शन सी शूद्र हो जाएगा। ब्राह्मण साहित्य जैसे पुराण मौर्यों को शूद्र उत्पत्ति का मानता है, जबकि अन्य साहित्य इसे भिन्न मत देता है। प्रश्न 2 है, जैन एवं बौद्ध साहित्य मौर्यों को किस वर्ण का मानते हैं? ऑप्शन ए वैश्य, बी क्षत्रिय, सी शूद्र और डी है ब्राह्मण। तो 2 का सही आंसर ऑप्शन बी क्षत्रिय। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मौर्य वंश को क्षत्रिय कुल का बताया गया है, जो सबसे अधिक स्वीकृत मत है। दोस्तों आप लोग भी कमेंट में आंसर बताते चलिएगा और लास्ट में फाइनल स्कोर जरूर बताइएगा। चलिए प्रश्न 3 है, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए क्षत्रिय, बी वैश्य, सी आर्य और डी है वृषल। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन डी वृषल। वृषल का अर्थ निम्न वर्गीय व्यक्ति से है। यह शब्द राजनीतिक विरोध के संदर्भ में प्रयोग हुआ। प्रश्न 4 है, इतिहासकार रोमिला थापर के अनुसार मौर्य किस वर्ण से थे? ऑप्शन ए क्षत्रिय, बी शूद्र, सी वैश्य और डी ब्राह्मण। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वैश्य। रोमिला थापर आर्थिक सामाजिक आधार पर मौर्यों को वैश्य वर्ग से जोड़ती है। दोस्तों ये यहाँ से आपको यानी कि पॉकेट जी के बुक से भी डेली आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलता रहेगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप इसे सुबह में देखने के लिए हैबिट बना लीजिए। आपको ये करीब 5 से 6 के बीच आपको ये डेली वीडियो मिल जाएगा सुबह में। तो आप लोग बिस्तर छोड़ने से पहले एक वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपको ये हैबिट हो जाएगा तो आपको बुक कंप्लीट होते रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन 5 है, मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक मान्य मत क्या है? ऑप्शन ए शूद्र, बी वैश्य, सी ब्राह्मण और डी है क्षत्रिय। तो ऑप्शन डी है क्षत्रिय। अधिकांश इतिहासकार मौर्यों को क्षत्रिय मानते हैं क्योंकि उन्होंने शासन और सैन्य शक्ति स्थापित की। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान लेते हैं। इसका जो समय काल है वो 322 से 298 ईसा पूर्व तक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस नंद शासक को पराजित किया? ऑप्शन ए महापद्मानंद, बी धनानंद, सी कालाशोक और डी है उदयन। सही आंसर ऑप्शन बी धनानंद हो जाएगा। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसे चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से हराया। प्रश्न 7 है, चंद्रगुप्त मौर्य को किसने राजनीतिक प्रशिक्षण दिया? ऑप्शन ए भद्रबाहु, बी मेगास्थनीज, सी चाणक्य और डी है उपगुप्त। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन सी चाणक्य। चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त गुप्त ने चंद्रगुप्त को राजनीति, कूटनीति और शासन का प्रशिक्षण दिया। प्रश्न 8 है, यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से पुकारा? ऑप्शन ए अम्यूत्रोचेट्स, बी सैंड्रोकोटस, सी डायनोसियस और ऑप्शन डी है टॉलमी। तो सही आंसर ऑप्शन बी सैंड्रोकोटस। जस्टिन व यूनानी लेखकों ने समुद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस या फिर एंड्रोकोटस कहा। प्रश्न 9 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया? ऑप्शन ए एंटियोकस, बी सिकंदर, सी सेल्यूकस निकेटर को और ऑप्शन डी है टॉलमी को। तो सही आंसर ऑप्शन सी सेल्यूकस निकेटर को।
सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था जिसे चंद्रगुप्त ने हराया। प्रश्न 10 है, भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसके समय हुआ? ऑप्शन ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी है समुद्रगुप्त। तो सही आंसर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कराया। ठीक है, इसी तरह से हम लोग पूरा करते जाएंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही कम समय में हम लोग बुक को कंप्लीट भी कर लेंगे। ठीक है, बस आप लोग शुरू से लेके अंत तक वीडियो को देखते रहिए। प्रश्न 11 है, अर्थशास्त्र की तुलना किस पाश्चात्य ग्रंथ से की जाती है? तो इसका ऑप्शन है ए रिपब्लिक, बी द प्रिंस, सी पॉलिटिक्स और डी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द प्रिंस। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की द प्रिंस से की जाती है। प्रश्न 12 है, भारत का प्रथम प्रभुत्व संपन्न शासक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी है महापद्म नंद। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत में केंद्रीय शासन स्थापित किया। दोस्तों कोई भी बुक हो आप बस कमेंट में बताइए, जो कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उसे हम खत्म करवा देंगे। ठीक है, और वो भी एमसीक्यू के माध्यम से। ठीक है ना, ताकि उसमें कुछ अलग ही पढ़ने में मजा आता है। बस आप लोग साथ दीजिए। और आज इस वीडियो का हम लोग लाइक का टारगेट रखे हैं, कम से कम 1 के तो चाहिए भाई। ठीक है, तो 1 के कम से कम कर देना। चलिए अगला प्रश्न है, 13 चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए उपगुप्त, बी मोगलीपुत्र तीस, सी भद्रबाहु और डी है निग्रोध। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी भद्रबाहु। भद्रबाहु जिन मुनि थे जिनसे दीक्षा लेकर चंद्रगुप्त जैन बने। प्रश्न 14 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन का अंतिम समय कहाँ बिताया? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी उज्जैन, सी श्रवण बेलगोला और डी है राजगिरी। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन सी श्रवण बेलगोला। कर्नाटक स्थित श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त ने सलेखना द्वारा शरीर त्याग किया। प्रश्न 15 है, मेगास्थनीज के अनुसार भारत में किस प्रथा का अभाव था? ऑप्शन ए जाति प्रथा, बी दास प्रथा, सी कर व्यवस्था और ऑप्शन डी है सेना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दास प्रथा। मेगास्थनीज ने इंडिका में लिखा कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, हालांकि अन्य स्रोत अभी असहमत है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं बिंदुसार से, जो इसका समय काल है 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व। पहले देखेंगे बिंदुसार का मूल परिचय। ठीक है, प्रश्न पहला है, बिंदुसार किस मौर्य शासक का पुत्र था? ऑप्शन ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी दशरथ और डी है बृहदर्थ। तो 1 का सही आंसर ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण कर शासन त्याग दिया, जिसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा। प्रश्न 2 है, बिंदुसार का शासन काल क्या है? तो अभी हम बताए हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, ए है 322 से 298 ईसा पूर्व, बी है 298 से 272 ईसा पूर्व, सी है 272 से 232 ईसा पूर्व और डी है 269 से 232 ईसा पूर्व। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 298 से 272 ईसा पूर्व। बिंदुसार ने लगभग 26 वर्षों तक शासन किया और मौर्य साम्राज्य को सुदृढ़ रखा। प्रश्न 3 है, यूनानी साहित्य में बिंदुसार को किस नाम से जाना गया है? ऑप्शन है ए सैंड्रोकोटस, बी अमित्रोचेट्स, सी एंड्रोकोटस और डी है डायोनिसियस। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमित्रोचेटस। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोचेटस कहा, जिसका अर्थ है शत्रुओं का संहार करने वाला। प्रश्न 4 है, अमित्रघात शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए मित्रों का रक्षक, बी है धर्मप्रिय राजा, सी
शत्रुओं का नाश करने वाला और डी है कर वसूलने वाला। तो सही आंसर ऑप्शन सी शत्रुओं को नाश करने वाला। संस्कृत में अमित्र मतलब शत्रु और घात मतलब नाश, इसलिए बिंदुसार को अमित्र घात कहा गया। अब बिंदुसार का सैन्य एवं राजनीतिक विस्तार के बारे में जान लेते हैं। तो प्रश्न 5 है, तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार बिंदुसार कैसा शासक था? ऑप्शन ए कमजोर, बी विलासी, सी महान शासक और डी है धार्मिक कट्टर। तो सही आंसर ऑप्शन सी महान शासक। तारानाथ के अनुसार बिंदुसार ने साम्राज्य को स्थिरता दी और दक्षिण भारत तक प्रभाव फैलाया। प्रश्न 6 है, बिंदुसार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की, बी है उसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, सी है उसने यूनान पर आक्रमण किया और डी है उसने बौद्ध धर्म अपनाया। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। तारानाथ के अनुसार बिंदुसार ने दक्षिण भारत तक मौर्य सत्ता का विस्तार किया, कलिंग को छोड़कर, ठीक है, सिर्फ कलिंग को छोड़कर। प्रश्न 7 है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? ऑप्शन ए बौद्ध, बी जैन, सी आजीवक और डी है वैदिक। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन सी आजीवक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था जो नियतिवाद में विश्वास करता था। प्रश्न 8 है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए उपगुप्त, बी भद्रबाहु, सी मखलीपुत्र गोसाल और डी है निग्रोध। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन सी मखलीपुत्र गोसाल। देखिए मखलीपुत्र गोसाल महावीर और बुद्ध के समकालीन थे। तो मजा आ रहा है ना दोस्त? आप लोग बस हम पे विश्वास करिए, हम आपको हर बुक को कंप्लीट कर देंगे और बहुत ही कम समय में, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं, यूनानी संपर्क एवं कूटनीति। प्रश्न 9 है, इथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने यूनान के किस शासक से संपर्क किया? ऑप्शन ए सिल्यूकस, बी है टोलमी दो, सी है एंटियोकस प्रथम और डी है सिकंदर। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन सी एंटियोकस प्रथम। इथीनियस के अनुसार बिंदुसार और एंटियोकस प्रथम के बीच राजनयिक संबंध थे। प्रश्न 10 से बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से कौन सी वस्तुएं मंगवाई थी? ऑप्शन ए हाथी घोड़े सैनिक, बी है शराब सूखे मेवे और दार्शनिक, सी है सोना चांदी हथियार और ऑप्शन डी है पुस्तकें सिक्के और मूर्तियां। तो सही आंसर ऑप्शन बी शराब सूखे मेवे और दार्शनिक। बिंदुसार ने मीठी शराब अंजीर जैसे सूखे मेवे और एक यूनानी दार्शनिक मांगा था। प्रश्न 11 है, एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार को दार्शनिक भेजने से क्यों मना किया? ऑप्शन ए दार्शनिक नहीं थे, बी युद्ध चल रहा था, सी कानून में मना था और डी है दूरी अधिक थी। तो सही आंसर ऑप्शन सी कानून में मना था। यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिक को विदेश भेजना प्रतिबंध था। अब देख लेते हैं विद्रोह एवं प्रशासन के बारे में। प्रश्न 12 है, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में कितनी बार विद्रोह हुआ? ऑप्शन ए एक बार, बी दो बार, सी तीन बार और डी है चार बार। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, दो बार। तक्षशिला साम्राज्य का सीमांत क्षेत्र था, इसलिए वहां विद्रोह हुए। प्रश्न 13 है, तक्षशिला के विद्रोह का दमन किसने किया? ऑप्शन ए केवल अशोक, बी केवल सुसीम, सी है अशोक और सुसीम दोनों और डी है बिंदुसार स्वयं। तो सही आंसर ऑप्शन सी अशोक और सुसीम दोनों। पहला विद्रोह सुसीम ने और दूसरा अशोक ने दबाया। प्रश्न 14 है, नेपाल विद्रोह का दमन किसने किया? ऑप्शन ए बिंदुसार, बी अशोक, सी सुसीम और डी है दशरथ। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन बी अशोक ने। नेपाल विद्रोह को दबाकर अशोक ने अपनी प्रशासनिक क्षमता सिद्ध की। प्रश्न 15 है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था?
ऑप्शन ए तक्षशिला, बी पाटलिपुत्र, सी उज्जैन और डी है तोसली। तो 15 का सही आंसर ऑप्शन सी उज्जैन। अशोक अवंती प्रांत यानी उज्जैन का राज्यपाल था। अब बिंदुसार के अन्य नाम के बारे में जान लेते हैं। प्रश्न 16 है, बिंदुसार का अन्य नाम कौन सा नहीं है? तो बिंदुपाल, बी सिंहसेन, सी अलेड्रोकेट क्या है? ऑप्शन सी है अलेड्रोकेडस और ऑप्शन डी है प्रियदर्शी। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रियदर्शी। ठीक है, देखिए प्रियदर्शी अशोक का उपनाम है। किसका है? अशोक का। प्रश्न 17 है, सिंहसेन नाम किस स्रोत में मिलता है? ऑप्शन ए यूनानी, बी चीनी विवरण, सी जैन ग्रंथ और डी है पुराण। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीनी विवरण। चीनी स्रोतों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। प्रश्न 18 है, भद्रसार नाम किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन ए है वायु पुराण, बी भागवत पुराण, सी महावंश और डी है दीपवंश। तो सही आंसर ऑप्शन ए वायु पुराण। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। अब हम लोग जानेंगे सम्राट अशोक के बारे में, जिसका समय काल था 269 से 232 ईसा पूर्व। सबसे पहले हम लोग अशोक का प्रारंभिक जीवन एवं सत्ता संघर्ष के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से सबसे पहला प्रश्न है, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? ऑप्शन ए है 272 ईसा पूर्व, बी 269 ईसा पूर्व, सी 261 ईसा पूर्व और डी है 232 ईसा पूर्व। तो सही आंसर ऑप्शन बी 269 ईसा पूर्व। बिंदुसार की मृत्यु 272 ईसा पूर्व के बाद लगभग 4 वर्षों के सत्ता संघर्ष के पश्चात अशोक का राज्याभिषेक हुआ। प्रश्न 2 है, अशोक को सिंहासन प्राप्त करने में कितना समय लगा? अभी हम आपको बताए हैं। ऑप्शन ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 4 वर्ष और डी है 8 वर्ष। आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए सही आंसर ऑप्शन सी 4 वर्ष हो जाएगा। अशोक को अपने भाइयों से संघर्ष करना पड़ा, जिसे सिहली अनुश्रुतियां स्पष्ट करती है। प्रश्न 3 है, सिहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने कितने भाइयों की हत्या करवाई? ऑप्शन ए 49, बी 79, सी 99 और डी है 101। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन सी 99। दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक ने सत्ता प्राप्ति हेतु 99 भाइयों की हत्या की। इतिहासकार इसे अतिशयोक्ति मानते हैं। प्रश्न 4 है, अशोक की माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए कारुवाकी, बी देवी, सी भीमा या शुभद्रांगी, डी है तिस्रक्षता। तो सही आंसर ऑप्शन सी भीमा या फिर शुभद्रांगी। अशोक की माता का उल्लेख भीमा या शुभद्रांगी नाम से मिलता है। अब अशोक का परिवार के बारे में जान लेते हैं। प्रश्न 5 है, अशोक की प्रथम पत्नी कौन थी? ऑप्शन ए कारुवाकी, बी तिस्रक्षता, सी देवी विदिशा और डी है पद्मावती। सही आंसर ऑप्शन सी देवी विदिशा। देवी उज्जैन या विदिशा की थी और अशोक की बौद्ध प्रभाव वाली पत्नी थी। प्रश्न है, महेंद्र और संघमित्रा किसके संतान थे? ऑप्शन ए कारुबाकी, बी तिस्रक्षता, सी देवी और डी है अशोक के अन्य रानी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देवी। महेंद्र और संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। प्रश्न 7 है, अशोक की दूसरी पत्नी और पुत्र का सही युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए देवी तीवर, बी है कारुबाकी तीवर, सी तिस्रक्षता महेंद्र और डी है पद्मावती संघमित्रा। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कारुबाकी तीवर। कारुबाकी और उसके पुत्र तीवर का उल्लेख एक अभिलेख में मिलता है। प्रश्न 8 है, अशोक ने क्रोध में किसे जीवित जला दिया था? बोल रहा है कि अशोक ने क्रोध में किसे जीवित जलवा दिया था? ऑप्शन ए देवी, बी संघमित्रा को, सी तिस्रक्षता को और ऑप्शन डी कारुबाकी को। सही आंसर ऑप्शन सी तिस्रक्षता को। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार तिस्रक्षता ने
बोधि वृक्ष को नुकसान पहुंचाया था। ठीक है। अब अशोक एवं स्थापत्य यानी राजतरंगिणी के संदर्भ में कुछ जानकारी हम लोग यहाँ से कर लेते हैं। प्रश्न 9 है, राजतरंगिणी के अनुसार अशोक किस देवता का प्रारंभ में उपासक था? ऑप्शन ए विष्णु, बी बुध, सी शिव और डी है सूर्य। तो शुरू में ऑप्शन सी यानी शिव के क्या था, उपासक थे। ठीक है। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक पहले शैव था। प्रश्न 10 है, अशोक द्वारा बसाया गया नगर कौन सा है? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी उज्जैन, सी श्रीनगर और डी है तोसली। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन सी श्रीनगर। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर नगर की स्थापना की। प्रश्न 11 है, नेपाल में बसाया गया अशोक का नगर कौन सा है? ऑप्शन ए कपिलवस्तु, बी वैशाली, सी ललित पाटन और डी है पाटन। सही आंसर ऑप्शन सी ललित पाटन। अशोक ने नेपाल में ललित पाटन नगर बसाया। अब कलिंग के युद्ध के बारे में यहाँ से क्वेश्चंस देख लेते हैं जो हुआ था 261 ईसा पूर्व में। क्वेश्चंस 12 है, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? ऑप्शन ए राजाभिषेक के 4 वर्ष, चौथे वर्ष, बी है 261 ईसा पूर्व, सी 269 ईसा पूर्व और डी है 232 ईसा पूर्व। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन बी 261 ईसा पूर्व। राजाभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ। प्रश्न 13 है, कलिंग का शासक कौन था? ऑप्शन ए खारवेल, बी नंदराज, सी समुद्रगुप्त और डी है उदयन। सही आंसर ऑप्शन बी नंदराज। कलिंग युद्ध के समय शासक नंदराज था। प्रश्न है, कलिंग युद्ध में कितने लोग मारे गए? ऑप्शन ए 50,000, बी 75,000, सी 1,00,000 और डी है 1,50,000। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1,00,000। 13वें शिलालेख में उल्लेख है कि 1,00,000 लोग मारे गए। प्रश्न है, कलिंग युद्ध में कितने लोग बंदी बनाए गए? ऑप्शन ए 1,00,000, बी 1,50,000, बी है 1.25 लाख। ठीक है, यानी कि 1,00,000 और डी है 1,50,000, सी है 1,50,000 और डी है 2,00,000। सही आंसर ऑप्शन सी 1,50,000। कलिंग युद्ध की भयावहता ने अशोक का हृदय परिवर्तन किया। प्रश्न है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस नीति को अपनाया? ऑप्शन ए रणघोष, बी विजय नीति, सी धर्मघोष और डी है साम नीति। सही आंसर ऑप्शन सी धर्मघोष। अशोक ने भेरी घोष यानी युद्ध घोष के स्थान पर धर्म घोष अपनाया। अब धर्म एवं बौद्ध धर्म के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से प्रश्न है कि धर्म शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन ए महावंश, बी दीपवंश, सी राहुलावाद और डी है सूत निपात। तो सही आंसर ऑप्शन सी राहुलोवाद सूत। धर्म नैतिक आचार संहिता है, कोई धर्म नहीं। ठीक है। प्रश्न 18 है, सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया? ऑप्शन ए उपगोप, बी मोगलीपुत्तिस, सी निग्रोथ और डी है भद्रबाहु। सही आंसर ऑप्शन सी निग्रोथ। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार निग्रोथ भिक्षु ने दीक्षा दी। प्रश्न है, दिव्य वादन के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया? ऑप्शन ए निग्रोथ, बी मोगलीपुत्तिस, सी उपगुप्त और डी है संघमित्रा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपगुप्त। हिनसोंग भी उपगुप्त मत का समर्थन करता है। प्रश्न है, अशोक ने किस वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की? ऑप्शन ए है 10वें वर्ष, बी 14वें वर्ष, सी 20वें वर्ष और डी है 26वें वर्ष। सही आंसर ऑप्शन सी 20वें वर्ष। लुम्बिनी यात्रा के समय घर घटकर क्या है कर, ठीक है, लुम्बिनी यात्रा के समय कर घटकर 1/8 कर दिया गया। अब अशोक के अभिलेख के बारे में देख लेते हैं। अशोक के अभिलेख को हम लोग देख लेते हैं एक एक करके क्या है। प्रश्न है यहाँ से, भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों की परंपरा किस शासक ने शुरू की? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य,
बी बिंदुसार, सी अशोक और डी है खारवेल। तो भारत में सर्वप्रथम अशोक, किसने? अशोक ने। इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? अशोक। अशोक भारत का पहला शासक था जिसने सार्वजनिक स्थानों पर राजाज्ञाएं उत्कीर्ण करवाई, यानी कि अभिलेख। प्रश्न है अशोक के अभिलेखों, क्या है? अशोक के अभिलेखों की खोज सबसे पहले किसने की? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप, बी फायान, सी टिफेंथेलर और डी है कनिंघम। तो सही आंसर ऑप्शन सी टिफेंथेलर। टिफेंथेलर ने 1750 ईस्वी में अभिलेखों की खोज की। प्रश्न है अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम किसे सफलता मिली? ऑप्शन ए है विलियम जोन्स, बी जेम्स प्रिंसेप, सी कनिंघम और डी है मार्शल। सही आंसर ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि पढ़ने में सफलता पाई। प्रश्न है अशोक के अभिलेखों के उत्कीर्णकर्ता कौन थे? ऑप्शन ए लिपिड, बी महामत, सी चापड़ या कापड़, डी है राजुक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चापड़ या कापड़। अभिलेख खुदवाने वाले शिल्पकार को चापड़ या कापड़ कहा जाता था। अब हम लोग यहाँ से अशोक के अभिलेखों की लिपियां देख लेंगे। तो प्रश्न है भारत में प्राप्त अधिकांश अशोक अभिलेख किस लिपि में है? ऑप्शन ए खरोष्टी, बी ब्राह्मी, सी ग्रीक और डी है अरमाइक। तो सही आंसर ऑप्शन बी ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि भारत में बाएं से दाएं लिखी जाती थी। प्रश्न है खरोष्टी लिपि के अभिलेख कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए गुजरात, बी मध्य भारत, सी पाकिस्तान और डी है दक्षिण भारत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाकिस्तान। शाहबाज गढ़ी व मानसेहरा पाकिस्तान से खरोष्टी अभिलेख मिले हैं। प्रश्न है ग्रीक एवं अरमाइक लिपि के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए उज्जैन, बी पाटलिपुत्र, सी कंधार व काबुल और डी है तक्षशिला। तो सही आंसर ऑप्शन सी कंधार व काबुल। यह क्षेत्र यूनानी प्रभाव वाला था। प्रश्न है द्विभाषी अभिलेख का श्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए मास्की, बी सार ए कुन्ना यानी कांधार, सी है बहाबू और डी है कालसी। सही आंसर ऑप्शन बी सार ए कुना। इसमें ग्रीक प्लस अरमाइक दोनों लिपियां हैं। अब अशोक के शिलालेखों के बारे में देखते हैं। प्रश्न है अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 12, बी 13, सी 14 और डी है 16। सही आंसर ऑप्शन सी 14। अशोक ने कुल 14 बृहद शिलालेख खुदवाए हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन अशोक के बृहद शिलालेख का स्थान नहीं है? ऑप्शन ए है कालसी, बी है गिरनार, सी धौली और डी है सांची। सही आंसर ऑप्शन डी सांची। सांची स्तूप स्थल है, शिलालेख स्थल नहीं। प्रश्न है कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? ऑप्शन है ए 10वां, बी 11वां, सी 12वां और डी है 13वां। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 13वां। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध यानी कलिंग युद्ध हानि और हृदय परिवर्तन का वर्णन है। प्रश्न है पशु वध पर प्रतिबंध किस शिलालेख में है? ऑप्शन ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी है पंचम। सही आंसर ऑप्शन ए प्रथम। पहले शिलालेख में अहिंसा पर बल दिया गया। प्रश्न है चिकित्सालयों के निर्माण का उल्लेख किस शिलालेख में है? ऑप्शन ए प्रथम, बी द्वितीय, सी चतुर्थ और डी है अष्टम। सही आंसर ऑप्शन बी द्वितीय। मनुष्य व पशु दोनों के लिए अस्पताल। प्रश्न है भेरी घोष के स्थान पर धर्म घोष की घोषणा किसमें है? ऑप्शन ए तृतीय, बी चतुर्थ, सी पंचम और डी है अष्टम। सही आंसर ऑप्शन बी चतुर्थ। प्रश्न है पृथक कलिंग प्रज्ञापन किन शिलालेखों में है? ऑप्शन ए 8, 9, बी है 10, 11 में, सी 11, 12, 13 में और डी है केवल 13 में। सही आंसर ऑप्शन सी 11, 12, 13 में।
धौली व जौगढ़ में कलिंग हेतु अलग नीति घोषित की गई। अब हम लोग देखेंगे अशोक के स्तंभ लेख के बारे में। यहाँ से प्रश्न है, अशोक के बृहत स्तंभ लेख कितने स्थानों से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7 और डी है 8। सही आंसर ऑप्शन बी 6। 6 स्थानों से 7 स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। प्रश्न है, एकमात्र स्तंभ लेख जिसमें 7 लेख उत्कीर्ण है कौन सा है? ऑप्शन ए प्रयाग, बी रामपुरवा, सी दिल्ली टोपरा और डी है लौरिया। सही आंसर ऑप्शन सी दिल्ली टोपरा। प्रश्न है, प्रयाग स्तंभ लेख मूलतः कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, बी कौशाम्बी, सी उज्जैन और डी है वाराणसी। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी कौशाम्बी। अकबर ने इसे इलाहाबाद किले में स्थापित कराया। प्रश्न 19 है, किस स्तंभ लेख में रानी कारुबाकी का उल्लेख है? ऑप्शन ए दिल्ली टोपरा, बी रामपुरवा, सी प्रयाग और डी है लौरिया। सही आंसर ऑप्शन सी प्रयाग। अब हम लोग देखेंगे गुफा लेख के बारे में। प्रश्न है, बराबर पहाड़ियों की गुफाएं किस संप्रदाय को दान दी गई? ऑप्शन ए बौद्ध, बी जैन, सी आजीवक और डी है शैव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आजीवक। प्रश्न है, बराबर पहाड़ियों की गुफाएं किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी उड़ीसा और डी है झारखंड। तो ये तो सभी जानते होंगे, ऑप्शन बी बिहार में। प्रश्न है, नागार्जुनी पहाड़ियों की गुफाएं किसने बनवाई? ऑप्शन ए अशोक, बी बिंदुसार, सी दशरथ और डी है चंद्रगुप्त। सही आंसर ऑप्शन सी दशरथ। अब कुछ विशेष और अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य उसके बारे में जान लेते हैं। प्रश्न है, मास्की अभिलेख का महत्व क्या है? ऑप्शन ए धर्म नीति, बी अशोक का नाम, सी कलिंग युद्ध और डी है कर नीति। सही आंसर ऑप्शन बी अशोक का नाम। मास्की गुजरात नेटूर उदयगोलम में पहली बार नाम अशोक मिलता है। प्रश्न है, लुम्बिनी में कर घटाने का उल्लेख किस अभिलेख में है? ऑप्शन ए भाभू, बी निगाली सागर, सी रुमनदेई और डी है कालसी। सही आंसर ऑप्शन सी रुमनदेई। भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया गया। प्रश्न है, भाभू शिलालेख से क्या प्रमाण मिलता है? ऑप्शन ए अशोक व युद्ध प्रिय होना, अशोक का युद्ध प्रिय होना, बी है अशोक का बौद्ध होना, सी कर व्यवस्था और डी है सैन्य नीति। सही आंसर अशोक ऑप्शन बी हो जाएगा अशोक का बौद्ध होना। अब मौर्य प्रशासन, अर्थव्यवस्था या समाज व सेना के बारे में जान लेंगे। सबसे पहले मौर्य प्रशासन के बारे में जानते हैं। यहाँ से प्रश्न है, मौर्य प्रशासन व्यवस्था कैसी थी? ऑप्शन ए समांती, बी गणतांत्रिक, सी केंद्रीयकृत और डी है प्रांतीय स्वतंत्र। सही आंसर ऑप्शन सी केंद्रीयकृत। मौर्य प्रशासन अत्यंत केंद्रीकृत या फिर सभी शक्तियां राजा के पास थी। प्रश्न है, मौर्य शासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? ऑप्शन ए महामात्य, बी है अमात्य, सी राजा, डी युवराज। सही आंसर ऑप्शन सी राजा। प्रश्न है, मौर्य प्रशासन की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए है जातक कथाएं, बी अर्थशास्त्र, सी मेगास्थनीज की इंडिका और डी है पुराण। सही आंसर ऑप्शन बी अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रशासन की सबसे विश्वसनीय पुस्तक है। प्रश्न है, मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए सभा, बी समिति, सी अमात्य परिषद और डी है परिषद। सही आंसर ऑप्शन सी अमात्य परिषद। प्रश्न है, मंत्रियों की नियुक्ति किस आधार पर होती थी? ऑप्शन ए वंश, बी जाति, सी योग्यता और डी है धर्म। सही आंसर ऑप्शन सी योग्यता। अब प्रांतीय व स्थानीय प्रशासन के बारे में जानते हैं। प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। सही आंसर ऑप्शन बी 4। प्रमुख प्रांत है तक्षशिला, उज्जैन, तोसाली, स्वर्णगिरी, यही 4 प्रांत में विभक्त था।
प्रश्न 7 है, प्रांतों का शासक कौन होता था? ऑप्शन ए महामात्य, बी लाजुक, सी कुमार या फिर आर्यपुत्र, डी सैंग। सही आंसर ऑप्शन सी कुमार या आर्यपुत्र। प्रश्न 8 है, नगर प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था? ऑप्शन ए ग्रामीण, बी नागरिक, सी स्थानिक और ऑप्शन डी गोप। सही आंसर ऑप्शन बी नागरिक। प्रश्न 9 है, गांव का प्रधान कौन होता था? ऑप्शन ए गोप, बी स्थानिक, सी ग्रामीण और डी है राजुक। सही आंसर ऑप्शन सी ग्रामीण। प्रश्न है, स्थानिक कितने गांवों का अधिकारी था? ऑप्शन ए 5, बी 10, सी 100 और डी है 1000। सही आंसर ऑप्शन सी 100 यानी 100। अब न्याय व्यवस्था के बारे में जानेंगे। यहाँ से प्रश्न है, न्यायालयों के दो प्रमुख प्रकार कौन से थे? ऑप्शन ए दीवानी व फौजदारी, बी राजा व सभा, सी धर्मस्थीय व कंटक शोधन और ऑप्शन डी है ग्राम व नगर। तो सही आंसर ऑप्शन सी धर्म अस्थायी व कंटक शोधन। प्रश्न है, चोरी डकैती से संबंधित न्यायालय कौन सा था? ऑप्शन ए धर्मस्थीय, बी कंटक शोधन, सी सभा, डी परिषद। सही आंसर ऑप्शन बी कंटक शोधन। प्रश्न है, दीवानी मामलों की सुनवाई कौन करता था? ऑप्शन ए राजा, बी ग्रामीण, सी धर्मस्थीय और डी है अमात्य। इसका सही आंसर ऑप्शन सी धर्मस्थीय। अब मौर्य अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। प्रश्न है, मौर्य काल में भू राजस्व की दर कितनी थी? ऑप्शन ए 1/10, बी 1/8, सी 1/6 और डी है 1/4। सही आंसर 1/6 फिर घटाकर 1/8 कर दिया गया था। प्रश्न है, भूमि मापने का अधिकारी कौन था? ऑप्शन ए गोप, बी स्थानिक, सी सीताध्यक्ष, डी है राजुक। सही आंसर ऑप्शन सी सीताध्यक्ष। प्रश्न है, राज्य की कृषि भूमि को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए ग्राम भूमि, बी सीता भूमि, सी आम भूमि और डी है राजभूमि। सही आंसर ऑप्शन बी सीता भूमि। प्रश्न है, व्यापार एवं वाणिज्य का प्रमुख अधिकारी कौन था? ऑप्शन ए पन्याध्यक्ष, बी समाहर्ता, सी सन्निधाता और डी है लोहाध्यक्ष। सही आंसर ऑप्शन ए पन्याध्यक्ष। प्रश्न है, राज्य का कोषागार अधिकारी कौन था? ऑप्शन ए समाहर्ता, बी सन्निधाता, सी राजू और डी है अमात्य। सही आंसर ऑप्शन बी सन्निधाता। अब मौर्य सेना के बारे में जानेंगे। प्रश्न है, मौर्य सेना के 6 अंग कौन से थे? ऑप्शन ए हाथी घोड़ा रथ, बी पैदल घुड़सवार, सी हाथी घोड़ा रथ पैदल नौसेना परिवहन, डी है केवल स्थलीय सेना। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, हाथी घोड़ा रथ पैदल नौसेना परिवहन। प्रश्न है, सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? ऑप्शन ए सेना नायक, बी महासेनापति, सी अंतः पूर्वाध्यक्ष और डी है कुमार। सही आंसर ऑप्शन बी महासेनापति। प्रश्न है, मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए चर, बी दूत, सी गुप्तक और ऑप्शन डी निरीक्षक। सही आंसर ऑप्शन ए चर। अब समाज व्यवस्था के बारे में जानते हैं। यहाँ से प्रश्न है, मौर्य समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? ऑप्शन ए नगर, बी परिवार, सी ग्राम और डी है संघ। सही आंसर ऑप्शन सी ग्राम। प्रश्न है, मौर्य काल में दास प्रथा की स्थिति कैसी थी? ऑप्शन ए कठोर, बी पूर्ण प्रतिबंध, सी नियंत्रित और डी व्यापक। सही आंसर ऑप्शन सी नियंत्रित। प्रश्न है, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? ऑप्शन ए पूर्ण स्वतंत्र, बी अत्यंत दयनीय, सी सीमित अधिकार और डी पुरुषों से श्रेष्ठ। सही आंसर ऑप्शन सी सीमित अधिकार। अब अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य इसे हम लोग जान लेंगे। प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए पाणिनि, बी बाणभट्ट, सी कौटिल्य और सी है पतंजलि। सही आंसर ऑप्शन सी कौटिल्य। प्रश्न है, मेगास्थनीज किस मौर्य शासक के दरबार में था?
ऑप्शन ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी हो जाएगा दशरथ। सही आंसर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न है मौर्य काल में नगर को कितने भागों में बांटा गया था? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5 और डी है 6। सही आंसर ऑप्शन डी 6। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र 6 समितियों द्वारा शासित था। तो अब हो गया डन, यानी कि मौर्य साम्राज्य से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था हम सब करवा दिए हैं। ठीक है, अब आप इसे 1 से 2 बार देख लीजिएगा, पूरा याद कर लीजिएगा, तो आपको यहाँ से एक भी प्रश्न किसी भी एग्जाम से नहीं छूटेगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, तो आप इसे 1 से 2 बार देख लीजिएगा, कमेंट में अपना फाइनल स्कोर जरूर बताइएगा कि कितना सही हुआ था। अब दोबारा पढ़िएगा तब कितना सही होता है। यहाँ से आपको लाभ हो रहा है या नहीं, अपना फीडबैक कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर, जब तक कि बुक खत्म नहीं हो। ठीक है, मिलते रहेंगे।